तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, खौफ और हैवानियत से बना एक ऐसा इलाका जिसमें आज तक जिसने भी जाने की हिम्मत की वो वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि वो इलाका इतना ज़्यादा खौफनाक था कि लोग उसके नाम से भी डर जाते थे। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग सटका हुआ होता है और अक्सर वही लोग इस तरह के काम को अंजाम दे बैठते हैं। पार्टी से आते समय मेरे साथ मेरा दोस्त तेजस था। हम दोनों पार्टी खत्म करने के बाद बस अपने घर की तरफ ही लौट रहे थे और अब हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन घर की तरफ लौटते वक्त मेरे दिमाग में वहाँ की सुनसान पड़ी जगह को देखकर एक बात याद आ गई। इसलिए मैंने अपने दोस्त तेजस से कहा, भाई मैंने सुना है कि बीरत्सा नाम के उस इलाके से गुजरना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। आज तक रात में उस स्थान से कोई भी नहीं गुजर पाया है। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त तेजस हल्का सा मुस्कुरा गया और उसने कहा, अरे भाई मैं इन बेतुकी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। उसके इतना कहते ही मुझे हंसी आ गई और फिर मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई मुझे मालूम है तू डरपोक आदमी है और उन सब चीज़ों से डरता है, इसलिए ही इस बात को काटने की कोशिश कर रहा है तू। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरे दोस्त तेजस को ऐसा क्या सूझा कि उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा चल आज मैं तुझे उसी इलाके का सफ़र करवा कर लाता हूँ। उसके इतना कहते मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। जहाँ मैं उसे डरपोक कह रहा था तो उसने तो सारा पासा ही पलट कर रख दिया। तभी मैंने अपने दोस्त तेजस से कहा, अरे मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ, बात तो तेरी हुई है। लेकिन वो मेरी बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जानबूझकर घसीटते हुए उस इलाके की तरफ लेकर जाने लगा। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। मेरे दोस्त तेजस का कहना था कि आज रात हम उसी रास्ते से होते हुए अपने घर जाएंगे। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो घसीटते हुए मुझे उस रास्ते पर ले आया था जहाँ से मुझे उस इलाके का सफ़र करना था। फिर मैंने भी हिम्मत जुटाई और फिर मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। फिर मैंने तेजस से कहा, अरे भाई देख मैं किसी से नहीं डरता, अगर तुझे अपनी जान की परवाह है तो चल वापस लौट चलते हैं। मेरी बात सुनकर तेजस जोर जोर से हंसते बोला, आज तो मैं तुझे उस रास्ते से जाकर ही दिखाऊंगा। और फिर वो आगे आगे चलने लगा। अब मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस पीछे मुड़कर उसी रास्ते पर जाऊं, क्योंकि ये रास्ता पहले से बहुत ही अजीब सा था और डरावना भी था। फिर मैं हिम्मत करते हुए अपने दोस्त के साथ साथ चल पड़ा। हम दोनों जैसे उस इलाके में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि वो जगह इतनी ज़्यादा सुनसान थी कि कोई परिंदा भी अपने पर ना मार सके। किसी इंसान को तो छोड़ो, किसी जानवर का भी नामो निशान नहीं था। हल्की हल्की रोशनी उस सड़क के चारों तरफ विराम दे रही थी, जो वहाँ की स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी। हम दोनों ने काफ़ी रास्ता तो काट ही लिया था, पर मुझे लग रहा था कि हम दोनों सही सलामत इस इलाके से निकल जाएंगे। और शायद इस रास्ते के बारे में लोगों ने सिर्फ बनावटी बातें बताई होंगी, पर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि किन्हीं पायलों की आवाज़ मेरे कानों को फाड़ कर निकल गई हो। इस ध्वनि ने मुझे एक बार के लिए डरा कर रख दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे दोस्त के चेहरे पर इस चीज़ का कोई असर ही नहीं था। वो बड़े आराम से बस रास्ते पर चलता जा रहा था। फिर इतने में ही मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई तू थोड़ा बेवकूफ़ है क्या, तुझे ये आवाज़ नहीं आई जो मुझे अभी भी सुनाई दी थी। मेरी बात सुनकर उसने कहा, लगता है तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरने वाला। मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो आवाज़ मुझे अभी अभी सुनाई दी थी उसके बारे में मेरे दोस्त को भनक तक नहीं थी। फिर मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और बस रास्ते पर चलता रहा। इस बार मेरा दोस्त एकदम से घबरा गया था। उसको इस तरह से घबराया हुआ देखकर मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। तभी उसने कहा, भाई यहाँ से जल्दी निकल, ये इलाका ठीक नहीं है। अब उसके मुंह से इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, साथ ही मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन ये समय हंसी मजाक करने का नहीं था। उसके बाद हम दोनों वहाँ से सरपट भागने लगे और हम थोड़े दूर आ गए थे। फिर हम दोनों को सड़क के बीचों बीच में एक गहरा गड्ढा नजर आने लगा। पर आज से पहले मैंने कभी भी इस रास्ते पर सफ़र नहीं किया था, तो ऐसे में मुझे ये मालूम नहीं था कि ये गड्ढा कितना विशाल होगा। मुझे लगा था कि ये छोटा मोटा गड्ढा होगा और मैं इसके ऊपर से आसानी से कूद जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने उस गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाई तो उसके साथ ही मैं ज़ोर से उस गड्ढे के अंदर ही गिर पड़ा, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वो गड्ढा उससे कहीं ज़्यादा गहरा था।
उसके अंदर गिरते ही मुझे बहुत ही तेज झटका महसूस हुआ और वो झटका इतना ज़्यादा तेज था कि एक बार के लिए मेरी आंखों के सामने बिजली सी दौड़ गई। किसी तरह से जब मैंने हिम्मत करके इधर उधर देखा तो मैं न पाया कि मेरा दोस्त मेरे बगल में गिरा हुआ था और उसकी भी बहुत ही बुरी हालत थी। फिर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं न पाया कि हम उस गड्ढे के अंदर गिर पड़े थे और वो गड्ढा कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में था। ऊपर की तरफ निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे नीचे से पकड़कर खींच रहा है। पर अंधेरा होने की वजह से जब नीचे का नज़ारा भी मुझे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे की तरफ अपने हाथ से टटोलने की कोशिश की तो मैं न पाई कि वो भी एक हाथ था जिसने मेरे दोनों पैरों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। उधर मेरा दोस्त भी बुरी तरह से फंसा हुआ था। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, यार तुझे कहा था ना मैंने कि हमें इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी मैंने देखा कि उस गड्ढे के चारों तरफ मुझे बहुत ही सारी स्त्रियां खड़ी हुई नजर आ रही थी। ये खौफनाक दृश्य उस वक्त अपनी हद पार कर गया जब हमने देखा कि उन सभी महिलाओं के हाथ में एक एक खोपड़ियां थी और वो उनका खून चूस रही थी। पता नहीं उस वक्त मेरे दोस्त को क्या हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। उसकी हिम्मत को देखकर मैंने भी थोड़ी कोशिश की और किसी तरह से मैं ऊपर चढ़ने में कायम हुआ। फिर मैं जैसे उस गड्ढे के ऊपर की तरफ आया तो मैंने देखा कि अब वो सारी महिलाएं एकदम से ही गायब हो गई थी। एक बार के लिए मुझे चैन की सांस मिली और फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार हमें जल्दी से भागना होगा। और फिर हमने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर तक भागने के बाद हम दोनों उस इलाके से बाहर निकलने ही वाले थे। हम दोनों को लग रहा था कि हम सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जब आप बुरी ताकतों के बीच में फंस जाते हैं तब आपका हश्र बहुत ही बुरा होता है। जैसे ही हम दोनों उस इलाके के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां की सारी दुकानें खुली हुई थी और उनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वो महिलाएं दिखाई पड़ रही थी जो कुछ देर पहले हमें उस गड्ढे के ऊपर दिखाई दी थी। और वो सभी हमारी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दे रही थी। मुझे उनका ये तरीका बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था, मगर मैंने किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ना ही ठीक समझा। अभी हम दोनों कुछ दूर ही पहुंचे थे कि तभी हमें पीछे से आवाज़ आई, अरे साहब जी इतनी भी क्या जल्दी है, ज़रा रुको तो सही, हम आपका स्वागत तो करें। जैसे हमने पीछे पलट कर देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ये एक महिला ही थी जिसके हाथ में एक धारदार छुरी थी। उसके हुलियों को देखकर हमें ये बात समझ में आ रही थी कि वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तभी मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से भागने का इशारा किया, पर जैसे हम सामने की तरफ भागे तो फिर से हमें वही बहुत सारी महिलाएं अपने सामने खड़ी हुई नजर आने लगी। उन सभी का चेहरा खिला हुआ था और वो हंसते हुए हमारी ओर ही देख रही थी, पर हम समझ गए थे कि उनके हंसने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी मौत ही है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगी। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी कि हमारी आंखों को बर्दाश्त नहीं हुई और फिर कुछ ही पल के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पर जैसे हम दोनों ने ही अपनी आंखें खोली तो हमने पाया कि हम दोनों एक रूम में थे। वो कमरा पूरा का पूरा धुएं से भरा हुआ था, जिससे मुझे खांसी भी आ रही थी। मेरी हालत गंभीर हो रही थी। ऊपर से मुझे इस कमरे से निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे ऊपर की तरफ इशारा किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक जाली लगी हुई थी और उसके अंदर काफ़ी सारे छेद थे। उस जाली को तोड़कर निकलना थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। हम दोनों को शायद इस कमरे के अंदर इसलिए ही बंद किया गया था कि हम इस धुएं के अंदर घुट घुट कर मर जाएं। दोस्तों वो सफ़ेद रंग का धुआं अब बढ़ता ही जा रहा था और उस जोरदार प्रदूषण के चलते अब हमें सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इधर हम दोनों की कोशिश जारी थी कि हम किसी तरह से उस जाली को तोड़ दें, पर हैरानी तो इस बात की थी कि उस जाली के अंदर छेद होने के बावजूद भी वो सफ़ेद धुआं उस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा था। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के आजू बाजू में कोई अपने पायलों की आवाज़ के साथ इधर उधर घूम रहा है। फिर अचानक ही किसी ने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे पीछे खींच लिया। जैसे ही मैंने पलट कर देखा
तो मैंने पाया कि उस बेहद ही हल्की हल्की रोशनी में मुझे एक डरावनी महिला का चेहरा नजर आ रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और वो काफी गुस्से में लग रही थी। इस बार उसने सीधा मेरी गर्दन को दबोच लिया और मुझे हवा में उठा दिया। शायद इधर मेरे दोस्त का भी यही हाल था और हम दोनों की सांस अब ऊपर नीचे हो रही थी। और फिर कुछ ही पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर जैसे हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं ठीक उसी जगह पर नीचे गिरा हुआ था जहां से हम दोनों की आंखें बंद हुई थी। उधर मेरा दोस्त भी बुरी हालत में था, पर हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम उस कमरे से बाहर कैसे निकले। सच में ये इलाका बहुत ही ज्यादा मायावी था। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। हम दोनों की हिम्मत तो नहीं थी कि हम अपनी जगह से उठ सकें, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए हम उठकर बैठ गए। फिर जब हमने अपने आजू बाजू में देखा तो हमें वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया। एक बात तो साफ हो गई थी कि अगर हम जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो फिर बाकी लोगों की तरह आज हमारी भी जान जाने वाली थी। लेकिन मुझे एक बात तो समझ में नहीं आ रही थी कि बार बार हम मौत के चंगुल में जाकर वापस से जिंदा कैसे बच जाते। हमारे साथ बार बार ऐसा ही सीन होता। फिर इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे गले में मुझे कुछ तेज जलन महसूस हुई हो। जैसे मैंने अपने गले में हाथ फेरा तो मैंने पाया कि वो एक भगवान श्री राम का लॉकेट था और उस लॉकेट को हाथ लगाते ही वो काफ़ी गर्म हो गया था। कहीं ना कहीं मुझे अब सारा मामला अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि मेरी वजह से मेरा दोस्त भी अभी तक जिंदा था और इस लॉकेट ने हम दोनों को अभी तक बचाया हुआ था। तभी मैंने अपने दोस्त को कहा, देख भाई, अभी तक इस लॉकेट ने हमारी बहुत मदद की है। अगर तुझे भगवान पर भरोसा है तो हम दोनों यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वहां से बहुत ही हल्के कदमों को पटकते हुए हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लॉकेट को महसूस करने के बाद मेरा डर मानो जैसे गायब सा हो गया था और मैं बहुत ही आराम से उस रास्ते पर चल पा रहा था। बार बार मुझे वो महिलाएं नजर तो आती, लेकिन मुझे उनसे घबराहट नहीं होती, जैसे अब उनको देखने की आदत सी हो गई थी। लगभग 5 से 10 मिनट सफर के बाद हम दोनों उस रास्ते को काटकर उस डेंजर जोन से बाहर निकल गए और फिर हम सरपट भागते हुए अपने अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही घर वालों ने भी हमें काफी डांट सुनाई क्योंकि हमने इतनी देर जो कर दी थी। लेकिन फिर मैंने अपने घर वालों को पूरी बात बताई। फिर मेरे घर वालों ने हमेशा ही उन बातों को मुझसे छुपाया था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि करीब 7 से 8 साल पहले उस जगह पर एक रेड लाइट एरिया हुआ करता था और उस एरिया के अंदर बहुत सी महिलाएं काम करती थी। लेकिन फिर एक दिन किसी हड़ताल के चलते रात में उन सभी की मौत किसी हादसे में हो गई। फिर उसके बाद से वहां पर मौजूद काफ़ी सारी महिलाएं अपनी हवस मिटाने के लिए लोगों का इंतज़ार करती हैं और जो एक बार वहां पर पहुंच जाता है तो वो उसका हाल बेहाल करती हैं और फिर उस आदमी की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरी रूह कांप उठी थी, लेकिन वो तो अच्छा था कि उस दिन मैंने अपने मम्मी का दिया हुआ वो प्रभु श्री राम का लॉकेट पहन रखा था। अगर उस दिन मेरे साथ वो लॉकेट और मेरी भक्ति नहीं होती तो शायद आज मैं ये कहानी आपको नहीं बता पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।